नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर ऑफ एशिया। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एशिया में किस किस प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एशिया में की जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एशिया की दो प्रमुख फसलें हैं। एक तो होती है हमारी फूड क्रॉप या खाद्यान्न फसलें, और एक है कॉमर्शियल क्रॉप या व्यापारिक फसलें। अब पहले बात आती है खाद्यान्न फसलों की। एशिया की जो कृषि जो है वो प्राचीन रूप है, और इसके साथ साथ ही आधुनिक गहरी कृषि का ढंग, नवीन कृषि विधियों का प्रयोग तथा बढ़ती हुई जनसंख्या और कृषि पर उसका दबाव, इन सब से हम कह सकते हैं कि एशिया में कृषि का महत्व स्पष्ट है। विशेष रूप से खाद्यान्न फसलों का अधिक महत्व है तथा कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें ही एशिया में अधिकतर पैदा की जाती है। और एशिया जो है विश्व के खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 25 से 30% उत्पन्न करता है। अब यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का और सोयाबीन, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। एशिया अब बात की जाए यदि चावल की, तो चावल जो है एशिया का ही मूल पौधा है, और ऐसा माना जाता है कि चावल में अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने की क्षमता होती है। और एशिया के लगभग 40% लोगों का जो मुख्य भोजन है, वो भोज्य पदार्थ है, वो है चावल। चावल की जो कृषि है एशिया में बहुत प्राचीन काल से ही हो रही है, और आज भी विश्व का लगभग हम कह सकते हैं 80 से 90% चावल एशिया में ही पैदा किया जाता है। अब चावल उत्पादन के लिए यहाँ कुछ विशेष दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। उनमें सबसे प्रमुख है एक तो तापमान। चावल जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की उपज है, अतः इसके लिए ऊंचे तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय इसके लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और बढ़ते समय या हम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकते समय हम कह सकते हैं 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए आवश्यक है। वर्षा जो है इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चावल के लिए आवश्यक है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये सिंचाई की सहायता से भी पैदा किया जाता है। चावल जो है इसके लिए कहा जाता है कि ये जल प्रिय पौधा है, यानी कि इसको जल से भरे खेतों में इसे तैयार किया जाता है, बोया जाता है, पौध लगाई जाती है, तो इसके लिए कहा जाता है कि वाटर लविंग प्लांट है। फिर बात आती है मिट्टी की। तो चावल की कृषि के लिए चिकनी अथवा गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी में जो पानी है वो अधिक समय तक रह सकता है। यानी जिस मिट्टी में पानी को अधिक समय तक रखने की शक्ति होती है, उस मिट्टी में चावल की कृषि अच्छी हो सकती है, क्योंकि चावल जो है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करता है। तो इसलिए इसको खाद, रासायनिक खाद या हरी खाद देना भी आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए भी ये जो कृषि है अधिकतर उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर कि नदियों वाले डेल्टाई भाग या नदियों के मैदान या वाले जो क्षेत्र होते हैं, या नदी घाटी वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर कि हमेशा मिट्टी जो है वो बदलती रहती है, वहाँ पर ये कृषि अधिकतर की जाती है। फिर बात आती है श्रम की। जैसा कि हम जानते हैं कि चावल की कृषि में श्रम की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है,
क्योंकि अधिकतर जो काम फसल में किया जाता है वो सब हाथ से ही करना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी धान की बुआई या रोपाई, निराई, गुड़ाई, कटाई जो भी काम होता है उसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि इसके लिए पहले प्लांट को नर्सरी में तैयार किया जाता है, फिर उसके कुछ दिन बाद उसे एक एक करके कतारबद्ध तरीके से उसे दूसरे पानी से भरे हुए खेतों में बोया जाता है। तो इन सब कार्य के लिए सस्ता श्रम आवश्यक है। और एशिया क्योंकि अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है, तो इसलिए यहाँ पे सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। अब चावल की उत्पादन की कुछ किस्में भी होती हैं। ये जो किस्में हैं या चावल के उत्पादन जो है वो वहाँ की भूमि की प्रकृति, जलवायु की दशा, खाद का प्रयोग, कीटनाशक और बीमारियों आदि से पौधों की रक्षा, इन सब बातों पर ये भी निर्भर करता है। तो इसलिए भिन्न भिन्न देशों में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी भिन्न है। चावल का प्रति हेक्टेयर पैदावार जैसे भारत में 3073 किलोग्राम है, जबकि जापान में 5260 किलोग्राम, बर्मा या म्यांमार में 2015 किलोग्राम, थाईलैंड में 2132 और चीन में 6058 किलोग्राम और तथा पाकिस्तान में 3672 किलोग्राम आदि। तो ये सब वहाँ की जलवायु पर और अन्य चीज़ों पर भी निर्भर करता है। चावल की जो है मुख्य रूप से दो किस्में होती हैं। एक तो होती है दलदली चावल या हम उसको कह सकते हैं लोलैंड और स्वैम्प राइस, और दूसरा होता है उच्च भूमि पर उगने वाला या जिसे पहाड़ी चावल या अपलैंड राइस भी कहा जाता है। लेकिन अधिकतर जो चावल का उत्पादन है वो लोलैंड राइस ही है, या 75% जो चावल है वो नदी घाटी मैदानों, समुद्र तटीय क्षेत्र, बाढ़ के मैदानों, नदी के डेल्टा क्षेत्रों आदि में ही अधिकतर पैदा किया जाता है। पहाड़ी चावल या जिसे हम अपलैंड राइस कहते हैं वो मुख्यतः ऊंची भूमि पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, जैसे जापान, इंडोनेशिया, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में और चीन के पर्वतीय भागों में इस तरीके का चावल पैदा किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध में जो पैदा किया जाने वाला चावल है उसे जैपेनिका कहलाता है। ये एक बहुत ही उत्तम श्रेणी का होता है तथा उष्ण कटिबंध का जो चावल है वो इंडिका कहलाता है। इसकी जो श्रेणी है या इसकी जो किस्म है थोड़ी सी इन्फीरियर होती है। तो हम कह सकते हैं कि एशिया में अधिक चावल उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जैसे जलवायु, उत्तम प्रकार की तापमान, वर्षा, चावल की कृषि के लिए आदर्श स्थितियां हैं यहाँ पर। अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर पैदावार भी अधिक होती है और जनसंख्या अधिक होने के कारण चावल की कृषि के लिए श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि चावल अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो यह और एशिया का ये मूल पौधा भी है। तो इस प्रकार चावल की कृषि के लिए ये दशाएं आवश्यक है। अब बात आती है उत्पादन की। दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यह क्षेत्र विश्व का लगभग 80 से 85% चावल का उत्पादन करता है तथा एशिया का लगभग 90% चावल उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। एशिया के हम देखें प्रमुख चावल क्षेत्रों में हम देख सकते हैं मैप के अंदर
आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो सारा भाग है दक्षिणी पूर्वी एशिया का, ये सारा चावल का क्षेत्र है। ये इधर चीन हो गया, ये जापान पूरा लगभग एकदम नॉर्थ का पार्ट छोड़ दें, और मलेशिया इंडोनेशिया के कुछ भाग, इधर फिलीपींस, और इधर भारत, बर्मा, बांग्लादेश, ये जो सारा पार्ट है ये एशिया में चावल का क्षेत्र है। तो चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया के कुछ क्षेत्र, उत्तरी और वियतनाम, फिलीपींस आदि। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा या अधिक चावल उत्पन्न करने वाला देश है तथा एशिया का लगभग 35% तथा विश्व का लगभग 30% चावल उत्पन्न चीन में किया जाता है। चीन का दक्षिणी भाग चावल का प्रमुख क्षेत्र है। चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी तटीय, ये वाले जो भाग हैं ये सारे तटीय क्षेत्र हैं, और तटीय क्षेत्र सिकियांग का डेल्टा, रेड बेसिन, यांगटी सिकियांग, ये जो सारा क्षेत्र है का डेल्टा आदि चीन के प्रमुख चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र हैं। फिर है भारत, दूसरा विश्व का सबसे अधिक चावल का क्षेत्र है उत्पन्न करने वाला। भारत में जो है चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल तटीय जो डेल्टाई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, ये वाले क्षेत्र, बिहार, केरला वाला ये पूरा पार्ट, और हिमालय का जो निचला क्षेत्र है, पहाड़ी प्रदेश, हिमालय, केरल, बिहार, झारखंड, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ये जो सारा क्षेत्र है ये भारत का चावल उत्पन्न करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। फिर है जापान। विश्व के चावल उत्पन्न करने वाले देशों में जापान का स्थान भी महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है तथा चावल उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र होन्शु द्वीप का ये है पूरा जापान के लगभग सभी क्षेत्रों में चावल पैदा किया जाता है, लेकिन सबसे मुख्य क्षेत्र है होन्शु द्वीप का शिनचोशी क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी डेल्टाई प्रदेश, होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग, शिकोकू और क्यूशू द्वीप, ये जो नीचे वाले छोटे द्वीप हैं। पाकिस्तान के मुख्य चावल उत्पादक जो क्षेत्र है वो सिंध की घाटी वाला क्षेत्र है, इधर की साइड, जिसे सिंध डेल्टा तथा दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ चावल की कृषि जो है वो के लिए सिंचाई की सहायता से की जाती है। इंडोनेशिया के कृषि भूमि के लगभग हम कह सकते हैं कि 50% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। चावल उत्पादन जो है यहाँ पर जावा, सुमात्रा, सुलावेसी आदि द्वीपों में किया जाता है। बांग्लादेश का भी चावल उत्पादन महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। चावल के व्यापार के बारे में यदि बात करें तो चावल की अधिक मांग और खपत होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका बहुत कम महत्व है, कम यानी कि किया जाता है, क्योंकि चावल जो है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही पैदा होता है और वहाँ की
डिमांड भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका व्यापार जो है कम है। निर्यात करने वाले देशों में है थाईलैंड, म्यांमार, ताइवान और पाकिस्तान। फिर बात आती है गेहूं की। गेहूं जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको हम संतुलित भोज्य पदार्थ माना जाता है। ये एशिया की लगभग 48% जनसंख्या का भोज्य पदार्थ है और तथा विस्तृत क्षेत्र में गेहूं की पैदावार की जाती है। तो गेहूं और चावल दोनों ही एशिया की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। अब गेहूं का जो क्षेत्र है वो जहाँ चावल का क्षेत्र खत्म होता है वहाँ से गेहूं का क्षेत्र शुरू होता है, विशेष करके दक्षिणी पूर्वी एशिया में। और चावल का क्षेत्र की अपेक्षा गेहूं का क्षेत्र अधिक है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो चावल की अपेक्षा कम होता है। इसका एक कारण ये है क्योंकि चावल की तुलना में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है वो कम प्राप्त होती है। अब इसके लिए आवश्यक दशाओं में सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। गेहूं उन स्थानों पर अच्छा पैदा किया जाता है जहां पर कि शीतकाल में तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म में 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि 90 दिन की मतलब खुली धूप इसकी आवश्यकता होती है। बोते समय जलवायु नम और पकते समय शुष्क होनी चाहिए, मेघ रहित होना चाहिए आकाश, ये इसके लिए आवश्यक है। इसके लिए तापमान जो है गेहूं के लिए तापमान का विशेष महत्व है क्योंकि ये दोनों तरह के क्लाइमेट में पैदा होता है। एक तो शीत ऋतु वाले क्षेत्रों में भी और जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पर बसंतकालीन गेहूं के रूप में भी गेहूं पैदा किया जाता है। तो 10 से 15 सेल्सियस इसके उगते समय या बोते समय तापमान की आवश्यकता होती है और पकते समय चाहिए इसको 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तथा शीतोष्ण प्रदेश भागों में बसंतकालीन गेहूं का जो समय जो टाइम होता है वो इसके लिए उपयुक्त रहता है। फिर हम बात करें रेनफॉल की, तो इसके लिए लगभग 30 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन 50 से कम सेंटीमीटर वाले जो वर्षा के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत अधिक वर्षा इसके लिए हानिकारक है। और विशेष करके गेहूं पकते समय अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की यदि हम बात करें तो गेहूं का उत्पादन अनेक प्रकार की मतलब विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए चीका प्रधान दोमट और शीतोष्ण घास प्रदेश की जो काली मिट्टी होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। विशेष करके प्रेरी तथा स्टेपी जो घास के मैदान हैं वहाँ पर जो विकसित हुई हैं मिट्टियाँ, जिनमें काली हम कह सकते हैं चिरनोजम, काली भूरी मिट्टी, जिसमें कि जीवाश्म और नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, वो गेहूं उत्पादन के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है और जिसके कारण ही गेहूं के लिए जो है अधिक उर्वरता अधिक रहती है इस प्रकार की मिट्टी में। फिर बात आती है गेहूं के लिए धरातल की। गेहूं के लिए समतल और मंद ढाल वाला जो है वो धरातल अधिक उपयुक्त होता है। सुप्रवाही होना चाहिए जिसमें कि पानी ठहरे नहीं, रुके नहीं। और क्योंकि
धरातल समतल भी इसलिए चाहिए क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन व्यापारिक पैमाने पर किया जाता है बड़े बड़े फार्म हाउस में, वहाँ पर मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। इसलिए भी जो समतल स्थान की अधिक आवश्यकता होती है ताकि यंत्रों का या मशीनों का प्रयोग सुविधापूर्वक हो सके। फिर गेहूं की 2 ऋतुएं होती है या गेहूं उत्पादन की जो है वो 2 उसमें किया जाता है। एक तो होता है शीतकालीन गेहूं या विंटर वीट जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है बसंतकालीन गेहूं या स्प्रिंग वीट के नाम से जिन्हें जाता है। शीतकालीन गेहूं जो होता है वो उपोष्ण जलवायु प्रदेशों में, जहाँ गर्मी में तापमान अधिक और ऊंचा रहता है, वहाँ पर किया जाता है। ऐसे भागों में गेहूं शीत ऋतु की फसल है जब तापमान थोड़े कम होते हैं, जैसे भारत के क्षेत्र, यहाँ पर शीतकालीन ऋतु या हम कह सकते हैं भारत में ये रबी की फसल है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और ऐसे भूभागों में अधिकतर आते हैं भारत, पाकिस्तान और मध्य चीन आदि गेहूं की खेती शीतकाल में की जाती है। फिर बसंतकालीन, उत्तरी भागों में जहाँ पर कि शीत ऋतु बहुत कठोर पड़ती है या भूमि बर्फ से ढकी रहती है, वहाँ पर बसंतकालीन गेहूं जो है वो पैदा किया जाता है। विशेष करके इन वाले क्षेत्रों में गेहूं जो है बसंतकालीन या स्प्रिंग वीट है। अब बात आती है प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की। एशिया में गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन, भारत, टर्की, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, एशियाई रूस के कुछ क्षेत्र आदि है। इसके अलावा भी कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की। चीन विश्व का बृहत्तम गेहूं उत्पादक देश है, जहां से विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 15 से 17% तक प्राप्त किया जाता है। चीन में गेहूं का जो उत्पादन होता है वो दोनों प्रकार का होता है, बसंतकालीन भी और शीतकालीन भी। बसंतकालीन गेहूं का जो विस्तार है वो मंगोलिया, मंचूरिया यानी कि जो उत्तर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर होता है, और शीतकालीन गेहूं का जो क्षेत्र है वो हांगो नदी की घाटी के अंतर्गत पैदा किया जाता है, यानी कि जो निचले वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर शीतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। फिर तीसरा एक और क्षेत्र है लॉयस मिट्टी का। यहाँ भी शीतकालीन गेहूं की कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ की जलवायु उत्तम है और उपजाऊ मिट्टी है और वर्षा भी अनुकूल प्राप्त हो जाती है। तो चीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में हांगो की घाटी, काओलिंग आदि का क्षेत्र, पश्चिमी भाग में स्थित लॉयस का मैदान में बसंतकालीन और दक्षिण में शीतकालीन। फिर है मंचूरिया में बसंतकालीन गेहूं तथा यांगटी सिकियांग घाटी में चावल कटने के पश्चात शीतकालीन गेहूं पैदा किया जाता है। चीन में इसका उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 86,000 मैट्रिक टन प्राप्त होता है। फिर है भारत। यहाँ गेहूं 2 क्षेत्रों में अधिक पैदा होता है। एक तो उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा उत्तर वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र हैं, बिहार का भी कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर भी गेहूं की पैदावार की जाती है। तथा इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी गेहूं पैदा किया जाता है। ये जो हमारे क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी भारत गेहूं का आयात अन्य देशों से करता है।
फिर बात आती है टर्की। टर्की में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। एशिया के गेहूं उत्पादक देशों में टर्की भी महत्वपूर्ण है। टर्की में यद्यपि जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय है। यहाँ पर टर्किश गेहूँ, यहाँ का जो है रेड टर्किश गेहूँ बहुत ही प्रसिद्ध है। गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन मध्य के पठारी भागों में किया जाता है। भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में गेहूँ अधिकतर उत्पन्न किया जाता है। यहाँ के जो ये वाला क्षेत्र है। फिर पाकिस्तान में गेहूँ की कृषि का सबसे अधिक क्षेत्र पाकिस्तान के पूर्वी भाग में पंजाब क्षेत्र है, और सिंध और उसकी सहायक नदियों के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर भी गेहूँ पैदा किया जाता है, जिसमें मुजफ्फरगढ़, अटक, झेलम, सियालकोट की लगभग 40 से 60% कृषि भूमि पर गेहूँ बोया जाता है। फिर है इराक की जलवायु गेहूँ की कृषि के लिए अनुकूल है। यहाँ की जो 2 रिवर हैं, दजला फरात जिन्हें कहा जाता है, जहाँ पर पुरानी सभ्यताएं भी पनपी थी, नदी घाटियों में गेहूं की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार भी यहाँ पर अच्छी प्राप्त होती है। फिर है एशियाई रूस। ये वाला जो भाग है साइबेरिया का, एशिया का जो ये क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में स्टेपी के जो मैदान हैं, घास के जो मैदान हैं, वहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है तथा यहाँ पर गेहूं की कृषि बड़े बड़े फार्म हाउस में की जाती है, जिसमें कि अधिकतर सभी कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी और वर्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध है तथा इसके अलावा कजाकिस्तान, यहाँ भी गेहूं की कृषि की जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो एशिया में जितना गेहूं उत्पन्न होता है वो यहाँ की आवश्यकता से भी कम है, इसलिए एशिया में गेहूं की पूर्ति के लिए इसका आयात किया जाता है। तो भारत है, चीन है, जापान है, पाकिस्तान है, ये जो है गेहूं का आयात भी करते हैं, और इनको निर्यात करने वाले देशों में यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि इन्हें से ये आयात करते हैं। फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण क्रॉप है वो है हम कह सकते हैं वो है मक्का। मक्का के लिए कहा जाता है कि ये गरीब लोगों का भोज्य पदार्थ है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च और वसा की मात्रा होती है तथा पशुओं में मांस की वृद्धि के लिए उन्हें ये खिलाया जाता है। इसका जन्म स्थान वैसे मध्य अमेरिका या मैक्सिको है और इसकी कई किस्में भी हैं। इसके लिए भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान की। मक्का जो है गर्म जलवायु की फसल है, अतः इसके लिए 4 से 6 माह की या 4 से 5 माह की जो है वो शुष्क, ग्रीष्म शुष्क लाभदायक होती है, लेकिन इस अवधि में बीच बीच में आकाश स्वच्छ चमकीला होना चाहिए और पौधे के बढ़ते समय अधिक प्रकाश की इसको आवश्यकता होती है। तो तापमान इसके लिए चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय इसे अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा भी इसके लिए लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर अच्छी मानी जाती है। सॉइल की बात करें हम तो मक्का जो है जीवाश्म वाली जो दोमट या आर्द्रता संचयी जो मिट्टी की इसे विशेष आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं साधारण दोमट काप मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त है तथा इसके साथ ही साथ
मशीनें से कार्य करने के लिए, गुड़ाई निराई आदि के लिए धरातल जो है वो सुप्रवाही होना या समतल होना आवश्यक है। उत्पादन की बात करें तो एशिया में विश्व का लगभग 18% मक्का का उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन करने वाले देशों में है चीन, भारत, इंडोनेशिया, टर्की, पाकिस्तान, फिलीपींस आदि। चीन का स्थान मक्का उत्पादन में दूसरा है। यह एशिया का सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला है और यहाँ पर भी जो मक्का है वो सूअरों को खिलाई जाती है। और मक्का उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो दक्षिण पश्चिमी चीन के उच्च प्रदेश और मध्य चीन है। हम देख सकते हैं ये जो डॉट वाला जो ये जो क्षेत्र है ये सारा मक्का उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है एशिया चीन में। भारत में भी मक्का जो है लोगों का भोजन भी है और यहाँ का मुख्य क्षेत्र है गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है। बिखरे रूप में यहाँ पर मक्का की कृषि की जाती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बिहार है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी भागों में मक्का पैदा की जाती है। फिर है इंडोनेशिया में भी मक्का की कृषि महत्वपूर्ण है। यहाँ की कुल कृषि भूमि के लगभग 20% भाग पर मक्का उत्पन्न की जाती है। प्रमुख उत्पादन जो है वो यहाँ पर सुमात्रा, जावा क्षेत्र में किया जाता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया आइलैंड में। फिलीपींस के भी कुछ क्षेत्रों में मक्का की कृषि की जाती है। ये वाले जो कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान में भी मक्का की कृषि महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो सियालकोट है या झेलम, गुजरावाला, सक्खर, शेखपुर, अटक आदि जो क्षेत्र हैं यहाँ के, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मक्का की कृषि की जाती है। फिर है सोयाबीन एशिया की प्रमुख महत्वपूर्ण फसल है। खाद्यान्न भी है और इससे तिलहन भी है। इसकी खाद्य पदार्थ के रूप में खली, तिलहन, हरी दाल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में ये विशेष रूप से पैदा होती है। उत्पादन देखें तो एशिया विश्व का लगभग 29% सोयाबीन का उत्पादन करता है। चीन जो है इसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है एशिया में। और विश्व में भी चीन विश्व की लगभग 20% और एशिया की लगभग 70% सोयाबीन का उत्पादन करता है। उत्पादन के जो क्षेत्र हैं चीन में, इसके अलावा जो क्षेत्र हैं वो उत्तरी चीन है, मंचूरिया है इसके सोयाबीन के उत्पादन की। इसके अलावा जापान, इंडोनेशिया, ताइवान और कोरिया में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये थी हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें। थैंक यू।